इस लेक्चर में बेटा हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक पढ़ेंगे कि हम डीएनए फिंगरप्रिंट बनाते कैसे हैं। तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये क्या कह रही है, एनसीईआरटी क्या कह रही है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है इट इन्वॉल्व साउदर्न ब्लॉटिंग। ये क्या इन्वॉल्व करती है बेटा, साउदर्न ब्लॉटिंग इन्वॉल्व करती है। ध्यान से देखना, इसमें साउदर्न ब्लॉटिंग होती है। अब साउदर्न ब्लॉटिंग क्या होती है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, ध्यान से देखना। तो साउदर्न ब्लॉटिंग क्यों की जाती है, एवरी ह्यूमन हैज सम वीएनटीआर। हर ह्यूमन के पास कुछ वीएनटीआर होते हैं। टू डिटरमाइन if a person has a particular VNTR, southern blot is performed। हमें ये देखना है कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में वो पर्टिकुलर VNTR है या नहीं। इसके लिए हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, साउदर्न ब्लॉट परफॉर्म करते हैं। साउदर्न ब्लॉट बनाने के बाद हम उसको प्रोब्ड करते हैं, मतलब प्रोब के साथ बाइंड कराते हैं। और प्रोब के साथ बाइंड कराने के बाद हम हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन करेंगे। प्रोब से उसकी जो बाइंडिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन के थ्रू होती है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है इट इन्वॉल्व साउदर्न ब्लॉटिंग। इसमें हम क्या करते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग करते हैं। क्यों करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, ध्यान से देखो। हर इंडिविजुअल के पास कुछ स्पेसिफिक वीएनटीआर होते हैं। हमें किसी भी इंडिविजुअल के ये चेक करना है कि उसके अंदर वो स्पेसिफिक वीएनटीआर है या नहीं है। जैसे हम किसी इंडिविजुअल का वीएनटीआर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हमें ये देखना है, उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना है। तो जो भी हमें डीएनए सैंपल मिला है उसमें हमें देखना है कि उसमें वो पर्टिकुलर वीएनटीआर है या नहीं है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, साउदर्न ब्लॉट बनाते हैं। साउदर्न ब्लॉटिंग करने के बाद हम उसको प्रोब्ड करते हैं। प्रोब्ड करने का मतलब क्या है, साउदर्न ब्लॉट जो होगा उसको हम प्रोब के साथ बाइंड करेंगे। किसके साथ बाइंड करेंगे, प्रोब के साथ। और ये जो इसकी बाइंडिंग होती है ये किसके थ्रू होती है, ये होती है बेटा हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन के थ्रू। किसके थ्रू होती है, हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन के थ्रू। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, किसके थ्रू करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन के थ्रू करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि इसके स्टेप्स क्या है। तो मैं आपको एनसीईआरटी के स्टेप्स बता रही हूँ, ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान रहेगा आपके लिए। हमने क्या बताया, सिंपली मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं आपको कि हम पहले साउदर्न ब्लॉट बनाएंगे, फिर प्रोब के साथ उसका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। ये मेन चीज़ है। तो अब हम आते हैं पर्टिकुलरली एक्चुअल में कितने स्टेप्स किए जाते हैं। तो 6 स्टेप में ये साइकिल कंप्लीट होती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर हम चले, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कि हम डीएनए सैंपल्स को आइसोलेट करें। अब क्वेश्चन आता है कि किसके डीएनए सैंपल को आइसोलेट करें। तो जैसे मान लो कि हमारे केस में कोई क्राइम सीन है, क्या है, क्राइम सीन है। ठीक है, तो हमें क्राइम सीन से जो सैंपल मिला वो एक स्टैंडर्ड का काम करेगा, रेफरेंस का काम करेगा। हमें क्या करना है, इसके यूनिक वीएनटीआर को आइडेंटिफाई करना है। किसको आइडेंटिफाई करना है, यूनिक वीएनटीआर को। ये चीज समझने की है, ध्यान से देखना। और फिर हम इसके वीएनटीआर के कॉम्प्लीमेंट्री क्या डिजाइन करेंगे, प्रोब डिजाइन करेंगे। फिर हम इन प्रोब को रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से बाइंड करा देंगे। सैंपल की बात सुनना, ध्यान से सुनना। फिर क्या है, क्राइम सीन से तो हमने ले लिया, उसके वीएनटीआर को हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उसकी वीएनटीआर सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री हमने प्रोब डिजाइन करके रख ली है। और प्रोब के साथ हमने रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल बाइंड करा दिया। अब इस वीएनटीआर सीक्वेंस को हमें ढूंढना है, ये पता लगाने के लिए कि क्राइम सीन से जो हमें सैंपल मिला वो किसका है। अब मान लो हमारे पास 4 डीएनए सैंपल है, 4 सस्पेक्ट है मान लो, तो हम इन चारों का डीएनए सैंपल निकालेंगे। प्रोब जो बनाए वो तो हमने क्राइम सीन के डीएनए सैंपल से बनाए, इनके प्रोब नहीं बनाएंगे हम। ध्यान से सुनना, हमें जिस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना है या जिसके लिए आइडेंटिफिकेशन करना है उसके वीएनटीआर के कॉम्प्लीमेंट्री हम प्रोब डिजाइन करना है।
हमें देखना है कि चारों में से मेन क्रिमिनल कौन है। तो हमने जो क्राइम एरिया से सैंपल मिला उसके वीएनटीआर के कॉम्प्लीमेंट्री हमने प्रोब बना लिया। अब हमें वैसे ही वीएनटीआर सीक्वेंस इनमें ढूंढनी है और ये देखना है कि किसकी वीएनटीआर सीक्वेंस एग्जैक्ट वैसी ही है जैसा हमें क्राइम सीन से मिला। तो इनके सिंपली डीएनए सैंपल निकाले और इनके डीएनए सैंपल में हमें ये यूनिक वीएनटीआर ढूंढनी है। ढूंढे कैसे? हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो हमने प्रोब डिजाइन किए थे उनको इन सैंपल्स में डालेंगे। अगर इनको इनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेंगे तो वो बाइंड करेंगे, नहीं मिलेंगे तो बाइंड नहीं करेंगे। फिर हम प्रोब को आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रोब कहाँ कहाँ बाइंड हुआ, तो उससे हमें उसका नंबर पता चल जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो वेरी करता है इन वीएनटीआर सीक्वेंस का नंबर वेरी करता है, तो हम नंबर को काउंट कर लेंगे। तो ध्यान देखना, हमें डीएनए सैंपल किस किस का आइसोलेट करना है। क्राइम एरिया की बात करें तो क्राइम सीन से जो हमें डीएनए सैंपल मिला वो तो हमें निकालना ही निकालना है, साथ में जितने भी सस्पेक्ट हैं उन सबके डीएनए सैंपल हमें निकालने। या फिर मान लो हम पैटर्निटी डिस्प्यूट के केस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज करना चाहते हैं। पैटर्निटी डिस्प्यूट जैसा कि आप क्राइम पेट्रोल इनके अंदर आप जर्नली सीआईडी इनमें आप देखते हो, कई बार क्या होता है कुछ पेरेंट्स क्लेम कर देते हैं कि ये हमारा बेबी नहीं है, ये हमारा बेबी है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, तो वो भी किससे सॉल्व की जाती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो मेन चीज तो क्या है कि हमें ये पता लगाना है कि प्रोब हम किसकी वीएनटीआर सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री बनाए। तो यहाँ पर डिस्प्यूट किसके लिए? बेबी के लिए। हमें बेबी के पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो जो बेबी है बेटा उसकी वीएनटीआर सीक्वेंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब डिजाइन करेंगे। फिर जो भी पेरेंट्स हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये बेबी हमारा है, उनके सबके डीएनए सैंपल्स को निकालेंगे और उनके साथ ये जो प्रोब हमने बेबी के वीएनटीआर के कॉम्प्लीमेंट्री डिजाइन किया था उनको बाइंड कराएंगे और फिर उनका नंबर काउंट करेंगे। जिसके साथ उसका नंबर मैच करता है वो क्या होगा? उसका रियल पेरेंट होगा। अब क्योंकि ये तो पेरेंट को आइडेंटिफाई करे, अब बेबी को आइडेंटिफाई नहीं करे, तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच नहीं होगा। क्राइम एरिया में क्या है, क्रिमिनल को आपको आइडेंटिफाई करना है जिसका सैंपल आपको क्राइम सीन से मिला, तो वहां बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होता है। पैटर्निटी डिस्प्यूट में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को क्यों यूज किया जाता है बेटा? क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म जो होती है वो इनहेरिट भी होती है। इसका मतलब पेरेंट्स के अंदर भी वो पॉलीमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलेगी। हालांकि बेबी ने भी अपने लाइफ टाइम में क्या किया होगा बेटा, कुछ वेरिएशंस को अक्यूमुलेट किया होगा, लेकिन बाकी की वेरिएशन उसको किससे मिली है? अपने पेरेंट्स से मिली है। हमने पढ़ा था ना पॉलीमॉर्फिज्म कैसे बनती है। तो इसका मतलब पेरेंट के पास जो पॉलीमॉर्फिज्म थी वो उसने किसको इनहेरिट कर दी थी? बेबी को। हालांकि कुछ वेरिएशन और भी आ गई है, इसलिए एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, लेकिन जो रियल पेरेंट होंगे उनसे उसका डीएनए फिंगरप्रिंट सबसे ज्यादा मैच होगा। ऐसे ही बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम डाइवर्सिटी पता लगाने के लिए भी मेजर करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, कितनी डाइवर्सिटी है, कोई नई स्पीसीज बन रही है कि नहीं बन रही, तो वो किससे पता लगाते हैं? हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से लगाते हैं। कोई नया, मान लो हमें नया सैंपल मिलता है तो हमें पता लगाना है कि ये कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करता है, तो हम क्या करते हैं? एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, एक रेफरेंस बनाते हैं और उसके वीएनटीआर के कॉम्प्लीमेंट्री क्या कर देते हैं? प्रोब बना देते हैं। फिर जिसको भी इसके साथ कंपेयर करना हो हम पता लगा सकते हैं कि बाकी का डीएनए सैंपल इससे कितना डिफर करता है और कितना मैच करता है। तो उसमें भी ये हमारी हेल्प करता है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में भी हेल्प करता है, तो वो हम देखेंगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें किस किस का सैंपल चाहिए। जैसे यहाँ बेबी का सैंपल चाहिए, साथ में जो भी पेरेंट्स हैं जो क्लेम कर रहे हैं उन सबका हमें डीएनए सैंपल चाहिए। लेकिन प्रोब हमेशा किसके लिए डिजाइन करेंगे? प्रोब हमेशा किसके वीएनटीआर के कॉम्प्लीमेंट्री डिजाइन करेंगे? जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है या जिसके लिए आइडेंटिफाई करना है या जिसको हम स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं।
सिर्फ उसी के लिए हमें क्या करना है, प्रोब डिजाइन करना है। तो आप ध्यान से देखें कि 6 के 6 स्टेप कौन से होते हैं। सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब किस किस का आइसोलेट करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि किस किस का डीएनए सैंपल हम आइसोलेट करेंगे। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, डाइजेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। क्योंकि बेटा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अभी भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, हम पूरे जीनोम को एक साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो हमें उसको किस में डिवाइड करना पड़ेगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करने के लिए हम न्यूक्लियेजेज एंजाइम को यूज करते हैं। और कौन से न्यूक्लियेजेज एंजाइम, एंडोन्यूक्लियेज। और एंडो में भी कौन से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जो एक स्पेसिफिक साइट पे ही कट लगाते हैं। पूरा डीएनए हमने आइसोलेट किया, उसके बाद हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाले तो इसके कई सारे फ्रेगमेंट बन जाते हैं। हमेशा बेटा जब भी हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं तो उसके बाद हम एक टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन से टेक्निक यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम हमेशा क्यों करते हैं बेटा, फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। आगे मैं आपको बताऊंगी ये टेक्निक भी। डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको हमें सेपरेट करना है, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, उनके साइज के बेसिस पर। तो उनके साइज के बेसिस पर उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हमेशा जब भी हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं उसके बाद हमेशा हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को यूज करते हैं, ताकि हम उन फ्रेगमेंट्स को साइज के अकॉर्डिंग अरेंज कर ले। ऐसा क्यों जरूरी होता है साइज के अकॉर्डिंग बेटा, क्योंकि साइज से हमें एक पर्टिकुलर वीएनटीआर का साइज पता होता है कि वो कितने साइज में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, उसको आइसोलेट कर लेते हैं। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, साइज के अकॉर्डिंग जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं बेटा, तो डीएनए के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। आगे मैं आपको बताऊंगी। तो इस एक स्लाइड होती है, स्लाइड के ऊपर एक मीडिया होता है जिसके थ्रू डीएनए को पास होना होता है, और यहाँ पे इसके एक एंड पे हम क्या बनाते हैं, वेल्स बनाते हैं। अब डीएनए पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इस तरफ हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड को रखते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी। और इस तरफ हम रखेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को। अब क्योंकि डीएनए पे खुद नेगेटिव चार्ज है तो ये किसकी तरफ रन करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ रन करेगा। लेकिन ये रन करेगा तो इसको किस में से पास होना पड़ेगा, एक पोरस मीडिया से पास होना होगा। अब उसका एक फिक्स पोर साइज है, तो डीएनए का साइज जितना बड़ा होगा उतना वो स्पीड कम हो जाएगी उसके ट्रांसफर की, और जितना छोटा होगा उतनी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो यहाँ पे आपके जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होंगे वो साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं बेटा, साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं। हमें पता है कि वो किस साइज का फ्रेगमेंट कहाँ पे आए। तो जो सबसे लार्जेस्ट फ्रेगमेंट होगा साइज में वो वेल की तरफ होगा, और सबसे छोटा फ्रेगमेंट किस तरफ होगा, आपके अपोजिट एंड की तरफ होगा। तो ये हमने सेपरेट कर लिया है। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे, यहाँ पर जो भी डीएनए के फ्रेगमेंट है सारे के सारे डबल स्ट्रैंडेड है। इसके बाद हमने क्या करना है, रेडियो लेबल्ड प्रोब बाइंड करना है, ठीक है, ताकि हम उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर ले जिसमें वो यूनिक वीएनटीआर प्रेजेंट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर वीएनटीआर की कॉम्प्लीमेंट्री हमने प्रोब डिजाइन की है। तो इसके लिए हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, फोर्थ स्टेप होता है साउदर्न ब्लॉटिंग। ये ध्यान से सुनना, एग्जामिनर पूछ लेता है कि साउदर्न ब्लॉटिंग हम क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं, ताकि जो भी फ्रेगमेंट साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हुए उनके एक एक स्ट्रैंड को हम एक दूसरी मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर दें, ताकि हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, साउदर्न ब्लॉटिंग का मतलब ही क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ separated DNA fragments
separated DNA fragments to synthetic membranes. सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स, कैसे सिंथेटिक मेम्ब्रेन, ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है। तो कैसे सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स, जैसे कि नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, या फिर बेटा नाइलॉन मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेल्यूलोज या नाइलॉन मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनना। अब देखो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डीएनए के फ्रेगमेंट्स में दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना पड़ेगा। अब सेपरेट कैसे करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, एल्कलाइन केमिकल्स को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, एल्कलाइन केमिकल्स को। ये एल्कलाइन केमिकल क्या करते हैं बेटा, जैसे ये एक फ्रेगमेंट है, इनके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये एल्कलाइन केमिकल क्या करेंगे, इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देंगे। इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देंगे तो आपके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। तो ये क्या करेगा, हर डीएनए के फ्रेगमेंट में से एक एक स्ट्रैंड को किसके ऊपर लेके जाएगा, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे ये हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट है, इसके ऊपर हमने एल्कलाइन केमिकल्स को डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन रखेंगे और हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और फिर इसको रिमूव कर देंगे। तो एक एक डीएनए का स्ट्रैंड तो आपकी जेल प्लेट पे ही रह गया और एक एक स्ट्रैंड किसके ऊपर आ गया, आपकी नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर आ गया। अब हमें आगे का जो काम करना है वो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के साथ करना है। जेल प्लेट को हम यूज नहीं करेंगे जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस किया था। उसका काम सिर्फ इतना ही था कि डीएनए फ्रेगमेंट को हमने साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लिया। अब हमें साउदर्न ब्लॉटिंग कर दी तो उसका एक एक स्ट्रैंड उठ करके आपका किसके ऊपर चला गया है, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे चला गया है। दैट मीन्स आपको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल गया। अब हमें क्या करना है, आगे का काम हमें करना है बेटा नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के साथ। तो आपके पास नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन आपके पास आ गई है और इस नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन या नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर ऑल डीएनए फ्रेगमेंट, जितने भी डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उन सब का एक एक स्ट्रैंड आपके पास आ गया है, सिंगल स्ट्रैंड आपके पास अवेलेबल हो गया। अब आपको फिफ्थ स्टेप क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन कराना है। फिफ्थ स्टेप क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे आपके जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट है उनके कॉम्प्लीमेंट्री आपको क्या बाइंड कराना है, प्रोब। लेकिन प्रोब बेटा सिर्फ कहाँ बाइंड करेगा, जहां उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस उसको मिलेगी। जहां उसको अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं मिलती है वहां पे प्रोब बाइंड नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन करना है। किसको यूज करके, वीएनटीआर प्रोब को यूज करके, मतलब वीएनटीआर के कॉम्प्लीमेंट्री जो हमने प्रोब डिजाइन किए हैं उनको यूज करके हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन करना है। अब हमने हाइब्रिडाइजेशन करा तो दिया लेकिन हमें तो पता नहीं कि प्रोब कहाँ कहाँ बाइंड हुआ है। तो हमने प्रोब के साथ क्या बाइंड कराया था, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। तो हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है कि प्रोब कहाँ कहाँ हाइब्रिडाइज हुआ है। दैट मीन्स सिक्स्थ स्टेप में आपका क्या आ जाएगा, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट, मतलब जहां पे डबल स्ट्रैंड बन चुका है, हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट। तो अब क्वेश्चन आता है कि हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट को हम ढूंढे कैसे। तो हमने प्रोब के साथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल बाइंड कराया था, तो उसको ढूंढने के लिए हमें ढूंढना है कि प्रोब कहाँ बाइंड हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, ऑटोबायोग्राफी करते हैं। क्या करते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, इस आपकी नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर हमें क्या करना है, एक्स रेज डालनी है। इसको एक्सपोज कराना है किसके थ्रू, एक्स रेज के थ्रू। तो एक्स रे से क्या होगा बेटा, जहां जहां आपका प्रोब बाइंड होगा
वहाँ वो फ्लोरेसेंस करेगा, लाइट एमिट करेगा। तो लाइट एमिट करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि प्रोब कहाँ कहाँ बाइंड हुआ है। तो जहाँ वो बाइंड होता है वहाँ हम उसके नंबर को काउंट कर लेंगे और नंबर को काउंट करके हम डीएनए फिंगरप्रिंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये मैं अब आपको बता देती हूँ एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू। ध्यान से देखना बेटा, इम्पॉर्टेंट है। तो देखो ये हमारे पास 3 डीएनए सैंपल है। एनसीईआरटी में ध्यान से देखना, डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए, डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी। एक क्राइम सीन का सैंपल बनाया है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है बेटा सस्पेक्ट, ठीक है। और ये है आपका डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन। सी वाला जो सैंपल है ये क्राइम सीन से जो डीएनए सैंपल आपको मिला है। तो सबसे पहली चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए, प्रोब आपको किसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, जो क्राइम सीन से आपको डीएनए सैंपल मिला है उनके कॉम्प्लीमेंट्री। सस्पेक्ट के कॉम्प्लीमेंट्री हम प्रोब नहीं बाइंड कराते हैं, ये तो उनके कॉम्प्लीमेंट्री है ही, तो उनके वो तो बाइंड करेंगे ही करेंगे। हमें ये ढूंढना है कि इनके अंदर जो प्रोब है VNTR सीक्वेंस है वो कितनी मैच करती है इनसे, क्योंकि 99.9% तो सेम होती है सीक्वेंस। तो हमें ऐसे यूनिक सीक्वेंसेस को ढूंढना है, तो उनका नंबर वेरी करता है। तो हर क्रोमोसोम का VNTR क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी 3 क्रोमोसोम्स को दिखा रही है, आप ज़्यादा को भी दिखा सकते हैं। क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 16। अब इससे पूरा प्रोसीजर रिपीट किया और जब ऑटोबायोग्राफी की तो हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ फ्लोरेसेंस हो रही है। तो क्रोमोसोम नंबर 7, 2 और 16 में दिखा रहा है हर क्रोमोसोम, क्योंकि इंडिविजुअल ह्यूमन कैसा है, डिप्लॉयड, तो हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होंगी। तो ध्यान से देखो इसमें तो ये कितने नंबर में रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स देखना है बेटा, नंबर में वेरिएशन है। तो इनको आप काउंट करोगे तो आप देखोगे ये कितने नंबर में है, 11 में। नीचे वाले में काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने नंबर में रिपीट हो रहा है, 9 में। तो ये सी वाले डीएनए का हमें क्या बनाना है, डीएनए फिंगरप्रिंट। तो कैसे बनाएंगे बेटा, ध्यान से देखना, नीचे से नंबरिंग डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके। तो आपको क्या करना है, एक रेड कलर का बैंड बनाना है 9 पे, देखो एक 9 पे बनाया है और एक कहाँ बनाया है, 11 पे बैंड बनाया है। ऐसे ही आपको क्रोमोसोम नंबर 7 पे काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर में ये रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर में ये रिपीट हो रहा है। मतलब एक येलो बैंड आपका 8 पे बन रहा है और एक येलो बैंड आपका बन रहा है 7 पे। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग दिखा रखी है, 7 पे आना चाहिए था, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ऐसे ही आपको क्रोमोसोम नंबर 16 के VNTR को काउंट करना है। यहाँ पे कितने नंबर में है, आपके 5 नंबर में, और यहाँ पे कितने हैं, 2 नंबर में। तो ये वाला बैंड एक तो आपको 5 पे बनाना है, एक 2 पे बनाना है। ऐसे ही आप डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी का बना दोगे। जब आप बनाओगे तो एंड में आपके पास ऐसे बैंड बन जाएंगे। तो ये तो था क्राइम सीन का डीएनए सैंपल और ये 2 आपके सस्पेक्ट थे। तो ध्यान से देखो कि इनका डीएनए सैंपल किससे मैच करते हैं। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि सी का डीएनए फिंगरप्रिंट एग्जैक्टली किससे मैच करता है। हालांकि कुछ पोजीशन इनकी भी मैच कर रही हैं, लेकिन एग्जैक्ट मैच किसके साथ है, बी के साथ। देखो इसका मतलब बी इंडिविजुअल वही इंडिविजुअल है जो क्राइम सीन पे अवेलेबल था। दैट मीन्स बी इंडिविजुअल क्या है बेटा, क्रिमिनल है। पैटर्निटी डिस्प्यूट के केस में बिल्कुल एग्जैक्ट मैच नहीं होता है बेटा, लेकिन काफ़ी हद तक मैच करता है। कुछ पोजीशन पे डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो दूसरे पेरेंट जो क्लेम कर रहे हैं उनसे उनके कंपैरिजन में सिमिलरिटी क्या आएगी, कम आएगी। तो इस तरीके से हम डीएनए फिंगरप्रिंट बनाते हैं। लास्ट में एप्लीकेशन मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। फोरेंसिक साइंस में यूज़ करते हैं कॉम्प्लिकेटेड क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन आते हैं कि फोरेंसिक साइंस में क्यों यूज़ करते हैं। तो इसके 2 कारण हैं। क्या, एक तो बॉडी की हर सेल से, आप बॉडी की कोई भी सेल आपको मिल जाए, सबसे आपको सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगा। दूसरा, पॉलीमॉर्फिज्म जो होती है वो हर इंडिविजुअल की यूनिक होती है, ठीक है। डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू ऑफ एन इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। और आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ दो,
बाकी सबकी बिल्कुल क्या होती है, यूनिक होती है। और आइडेंटिकल ट्विंस का भी डीएनए फिंगरप्रिंट कभी भी सेम नहीं होता है बेटा। हालांकि उनका डीएनए मेकअप सेम होता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल को कुछ हद तक एनवायरमेंटल फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस के केस में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी हो सकती है, उनको छोड़कर बाकी सब में तो आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। पैटर्निटी डिस्प्यूट में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिट भी होती है। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को डिटरमाइन करने में भी यूज़ कर लेते हैं और पॉपुलेशन डाइवर्सिटी डिटरमाइन करने में भी यूज़ कर लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में भी इम्पोर्टेंस होती है। तो ये है आज की क्लास, इससे आगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, बाय।